लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा ऐसे नाम पाए गए हैं जो एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज थे। अब इन 2,89,00,000 वोटरों में से, लोगों में से कितने योग्य वोटर थे जिनके नाम काट दिए गए हैं, यह देखना होगा। एक मिसाल तो कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल का आया है सामने, और उनके परिवार की भी मिसाल है जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। गुरदीप सिंह सप्पल ने इस मसले पर वीडियो संदेश जारी करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। मैंने बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति का नाम भी कट गया जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, जो एक अनजान चेहरा अपने एरिया में नहीं था, जो एसआईआर पे चुनाव आयोग से मुलाकात कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे कर रहा था कि एसआईआर में गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति जिसका 2003 की वोटर लिस्ट पे भी नाम था, जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग कह सकता है, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो गैस का बिल हो, चाहे वो बैंक खाते का हो, सारे पेपर्स हैं। इसके बावजूद पूरी फैमिली का नाम कट जाता है। तो चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि एसआईआर में कोई भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। हम कह रहे हैं कि आपने किस आधार पर नाम काट दिया। और ऊपर से तुर्रा ये कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2 करोड़ लोग जिन्होंने घर शिफ्ट किए, उन्होंने कागज जमा नहीं किए, उनका नाम कट गया। यहां तो कागज भी जमा किए थे, कागज जमा करने के बावजूद नाम कट गया है। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, 2 करोड़ तो उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर के अंदर अन्य कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमारा अधिकार छीन लिया गया। सर, चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब है उनको 1 महीने का समय दिया गया है, वो लोग रीअपील कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें 2 सवाल हैं। एक, जब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शिफ्टेड कैटेगरी में आते हैं, अब आप ये उनमें से अधिकांश जेन्युइन होंगे, ये हम मान के चल रहे हैं, तो वो 2 करोड़ के करीब लोग, वो ईआरओ यानी कि एसडीएम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो 2 करोड़ लोग एसडीएम से अपॉइंटमेंट मांगेंगे। एसडीएम उनको टाइम देगा, फिर वो यात्रा करके एसडीएम ऑफिस जाएंगे और फिर वो सारे कागज जमा करेंगे, फिर उन कागजों की जांच होगी और ये सब 1 महीने के अंदर होना है। कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी, कितने को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और फिर ये पूरी प्रक्रिया आपने जो उलझाने की है, इसकी जरूरत क्या थी? और इसके बावजूद नहीं होगा। उसका कारण है कि एसआईआर की गाइडलाइन के अंदर आज भी ऐसे वोटर्स के मामले में कोई स्पेसिफिक निर्देश ईआरओ के पास है ही नहीं। ये लैक्यूना है। एसआईआर उन्होंने जो डिजाइन किया है वो वोटर के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नहीं, बल्कि वोटर पे जिम्मेदारी डालने के लिए कि आप प्रूफ कीजिए आप वोटर हैं, इसलिए किया है। और इसी बात को लेकर आपत्ति है। अब 2 करोड़ लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा टाइम लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर, और कितनों को टाइम मिल जाएगा आप मुझे बताइए। तो सवाल वाजिब है यहां जो गुरदीप सिंह सप्पल कह रहे हैं, और आपको बता दूं कि गुरदीप सिंह सप्पल और इनका पूरा परिवार, इनके नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से, जो अभी एसआईआर आज जो लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश में। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कितने जेन्युइन वोटर नया फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे। अगर एक योग्य मतदाता का नाम भी कटता है तो यह चुनाव आयोग की गलती मानी जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या चुनाव आयोग अपनी गलती मानेगा? जब राहुल गांधी वोट चोरी के सबूत पर सबूत दे रहे थे, तब भी चुनाव आयोग ने यह नहीं माना था कि उसकी तरफ से कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है। दरअसल मामला भूल या भूल सुधार का नहीं लग रहा है दोस्तों, बल्कि चुनाव प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से प्रभावित करने का लग रहा है पूरा का पूरा खेल। इसलिए बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। आज फिर ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं बल्कि 3 बार की मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज कहा है कि चुनाव आयोग राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा की आईटी सेल के बनाए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा है। साउथ 24 परगना जिले के सागर आइलैंड में ममता बनर्जी ने आज कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर करने के लिए हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। ये एलिजिबल वोटर्स को मरा हुआ बता रहा है और बुजुर्ग और बीमार लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। ममता बनर्जी ने यहां आगे भी कहा कि लोग एसआईआर में हिस्सा लेते समय सावधान रहें, उन लोगों की मदद करनी जरूरी है, करनी
चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका साथ दें जो इस काम की वजह से मुश्किल में हैं, ये कह रही हैं ममता बनर्जी। वहीं टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को करने के लिए मनमानी और प्रोसेस में गलत कामों का सहारा लिया गया है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की जाएगी। एसआईआर की इस प्रक्रिया ने एलिजिबल और असली वोटर्स की मुश्किलों को काफी बढ़ा दिया है, यह कहना है डेरेक ओब्रायन का। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने यह दावा भी किया है कि जब से एसआईआर शुरू हुई है, डर के मारे करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। सोमवार को यानी कल उन्होंने चेतावनी दी है कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगी और वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक आम नागरिक के तौर पर पेश होने की अनुमति मांगेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी और जनता के लिए पैरवी करूंगी, मैं जनता की आवाज बनूंगी। ममता बनर्जी ने अभी से बीजेपी को चुनौती दे दी है और बीजेपी ने भी अपनी पुरानी चालें चलना शुरू कर दिया है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया गया, अब पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी के 2010 में रेल मंत्री रहने के दौरान हुए मामले को उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान लागू की गई रेलवे कैटरिंग नीति पर आरोप लगाया गया है कि उस समय रेलवे के खान पान स्टॉल और कैंटीन के संचालन की ठेकेदारी से जुड़ी आईआरसीटीसी की जो टेंडर प्रक्रिया थी उसमें नीति स्तर पर बदलाव कर अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों को 9.5% तक आरक्षण दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नामक एक कार्यकर्ता ग्रुप ने शिकायत दर्ज कराई है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ममता बनर्जी को घेरने के अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है ममता बनर्जी के ऊपर कि इस फैसले के कारण एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के अधिकारों में कटौती हुई, जो उनके संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण जैसा है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अब यहां आ गई एनएचआरसी, आप समझ सकते हैं। चुनाव आयोग ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले चुनाव आयोग नहीं बल्कि एनएचआरसी ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रेलवे बोर्ड से इस पूरे मामले की जांच करने और विधि सम्मत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि चुनाव के बीच ममता बनर्जी को मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं। यही बीजेपी का चुनाव लड़ने और विरोधियों को दबाने का एक तरीका है, यानी दबाव में कैसे लाया जाए विरोधियों को, वो तरीका उसको ऑलरेडी यहां पर अब आजमाने की कोशिश बीजेपी करेगी इन चुनावों में भी। हालांकि सब लोग दबाव में नहीं आते हैं। जैसे कल जेएनयू में 2020 में 5 जनवरी को हुई हिंसा की बरसी पर विरोध के लिए छात्र एकत्र हुए थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और इस दौरान उमर खालिद मामले में मोदी और शाह के विरोध में नारेबाजी हुई। अब फिर से जेएनयू बीजेपी के निशाने पर आ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों ने जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गिरोह का अड्डा बना दिया है। राहुल गांधी, टीएमसी, कम्युनिस्ट जैसे लोग इस गिरोह का हिस्सा हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में और प्रधानमंत्री मोदी व अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। पाकिस्तान जैसी मानसिकता रखने वालों को भारत की जनता ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लीजिए, पाकिस्तान का नाम आ गया। अगर गिरिराज सिंह से बोले, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, अगर वो कुछ कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान का जिक्र ना करें, क्योंकि सबसे प्यारा पाकिस्तान इन्हीं को लगता है। ये आप सबको, हमको, सबको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। इनको लगता है कि इनका दूसरा घर पाकिस्तान है और इसलिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां आगे कह रहे हैं कि हम भी नारेबाजी में इस्तेमाल किए हुए गलत शब्दों का समर्थन कभी नहीं करेंगे। ये बात कह रहे हैं वहां पे गिरिराज सिंह। खैर, लेकिन मामला यहां पर दूसरा है दोस्तों। टुकड़े टुकड़े
टुकड़े टुकड़े गिरोह कहना या सरकार का विरोध करने वालों पर बार बार पाकिस्तान भेजने की बात कहना क्या सही है? लेकिन मोदी और अमित शाह अपने बदजुबान मंत्रियों पर चुप्पी साध जाते हैं और शोषितों के हक में आवाज उठाने वाले लोगों को देशद्रोही कहते हैं। गिरिराज सिंह के बयान में जिस तरह राहुल गांधी, टीएमसी और कम्युनिस्टों का नाम लिया गया है, उससे जाहिर है कि बीजेपी का असली विरोध किससे है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के तरीके बीजेपी ढूंढ रही है। यहां पर उत्तर प्रदेश और बंगाल से एसआईआर पर बड़ी खबर और साथ साथ मोदी सरकार को नई चुनौती। कौन सी नई चुनौती मोदी सरकार के सामने है, इन सब पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। प्रशांत टंडन जी, सबसे पहले आपके पास, कहां से शुरू करें? टुकड़े टुकड़े गैंग से शुरू करें या उत्तर प्रदेश के एसआईआर से शुरू करें? देखिए, और बात बात में पाकिस्तान का जिक्र तो आना ही है। कह रहा था जैसे मैं कि सबसे प्यारा देश हमारा टाइप से हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह साहब जो हैं वो पाकिस्तान का नाम जपते रहते हैं। दिन में कम से कम 25 बार तो नाम लेते ही होंगे पाकिस्तान का। लेकिन चलिए, खैर कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं एसआईआर से। और एसआईआर के लिए और एसआईआर को लेकर नरेंद्र मोदी के सामने ढेर सारी चुनौतियां नजर आ रही हैं। इन सब के बीच किसी न किसी तरह से इधर उत्तर प्रदेश में एक नहीं बल्कि आज तीसरी बार, 2 बार तो तारीख बढ़ाई गई प्रशांत जी। उत्तर प्रदेश एसआईआर की पहली लिस्ट आने में 2 बार तारीख बढ़ाई गई। उसके बाद पहले 26, फिर 31, पहले 31, फिर 26, 31, फिर 6। अब जब आई है ये लिस्ट तो कईयों के नाम नहीं हैं। 2,89,00,000, अभी 1.5 करोड़ और काटे जाएंगे, मतलब लगभग 4 करोड़ नाम काट दिए जाएंगे। फिर कैसे चलेगा काम? 15, 15.5 करोड़ लोग होते थे। चलिए, कुछ लोग शिफ्ट हो गए, कुछ हो गए, एक आध करोड़ 50 लाख कट गए, लेकिन इतने नाम। और ये पहली बार होता, कोई पहला राज्य होता तो आज हम लोग दूसरे ढंग से चर्चा कर रहे होते कि हाँ, इस ढंग से होता है। बिहार में हमने उदाहरण देख लिया, हमने पश्चिम बंगाल को देख लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीधी चुनौती दे रही हैं। कल 2 तस्वीरें आई थी प्रशांत जी, बहुत भयावह तस्वीरें थी। एक 68 साल की लेडी, उनको जबरदस्ती बुलाया गया कि आप आइए पेशी में, बताइए कि आप जिंदा हैं और आप ही हैं। दूसरे एक साहब हॉस्पिटल में थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए और जब वापस निकल रहे थे गिर गए, वहीं उनकी मौत हो गई। ये 2 तस्वीर पश्चिम बंगाल की है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी आज याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। आज एक छोटी सी सुनवाई भी एसआईआर पर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब 8 तारीख को सुनवाई होगी। अब चुनाव आयोग, द्विवेदी साहब जो है, राकेश द्विवेदी, चुनाव आयोग की तरफ से जो पेशी में आते हैं, उन्होंने अपनी बातें, अपनी दलीलें रखना शुरू कर दी हैं। आज एक छोटी सी, उसके बाद अब 8 तारीख यानी परसों, कल 7 तारीख है, परसों 8 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन एसआईआर क्या गले की फांस बना हुआ है? और क्या ये जिस ढंग से, और एक बयान और भी आया है कि, और वो बयान अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का बयान है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल हिसाब से कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कोई रोकना चाहे, टोकना चाहे, कुछ भी करना चाहे, मैं नहीं रुकूंगा, मैं अडिग हूं, अटल हूं एसआईआर पर। इस ढंग का बयान हमारा चुनाव आयुक्त दे रहा है। हमारे चुनाव आयोग से ऐसे बयान आ रहे हैं। इसलिए एसआईआर अब 13वां, मतलब 12 राज्य, अभी एक राज्य ऑलरेडी हो गया। इन 13 राज्यों की एसआईआर जो प्रक्रिया है उसको लेकर, और अब उत्तर प्रदेश और उससे पहले पश्चिम बंगाल, क्या आपके जहन में आ रहा है? में हुआ वैसे ही पूरा एक, इसको कहें कि टेम्पलेट है कि एक कस्टमाइज वोटर लिस्ट बन रही है। और इससे सुप्रीम कोर्ट में आप सुनवाई करते रहें, वकीलों को खड़ा करते रहें। सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई दर सुनवाई, जब से हम लोग देख रहे हैं, जून जुलाई से चल रहा है मामला ये, पिछले साल से, जब से बिहार का एसआईआर घोषित हुआ।
और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेमिनार करता है। बिना मतलब के मुद्दों पे घंटों घंटों बहस चलती है, वक्त बर्बाद होता है सबका, देश का भी, वकीलों का भी, जजों का भी, और उनको करना कुछ नहीं है सिवाय एक आधार को जोड़ने के सिवा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि बार बार वहां पे वकीलों के द्वारा, अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, जो वृंदा ग्रोवर के द्वारा बताया गया कि किस तरीके से कानून जो इस्टेब्लिश लॉ है उसके ही प्रावधान के खिलाफ है एसआईआर। उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पूरे राज्य का एसआईआर किया जाए या इंटेंसिव रिवीजन किया जाए। एसआईआर तो कहीं है ही नहीं कानून की किताब में। तो सुप्रीम कोर्ट सेमिनार करता रहेगा। लड़ाई ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पार्टियों को ये मान के चलना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भी एक पॉलिटिकल पार्टी है उनके सामने जिससे उनको लड़ना है, वरना बिहार जैसा नतीजा देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये 3 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग हटा दिए गए, 2 करोड़ 90 लाख। बंगाल में ऐसा ही है। बिहार में हमने देखा कि 79 लाख लोग हटा दिए गए थे, लगभग 1 करोड़ लोग बिहार में। नतीजा क्या आया वो हम देख रहे हैं, ग्राउंड पे क्या था वो भी हमने देखा। तो अभी आप देखिए गुरदीप सिंह सप्पल का नाम, जो कि राज्यसभा टीवी के और वाइस प्रेसिडेंट के ओएसडी रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, कांग्रेस का जाना माना चेहरा है, और चुनाव आयोग जाते हैं कांग्रेस की डेलीगेशन के साथ, उनका भी नाम उड़ गया, पूरे उनके परिवार का नाम उड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपना एड्रेस शिफ्ट किया था। तो अगर गुरदीप सिंह सप्पल सेफ नहीं है तो आप बताइए कि एक किसान, एक मजदूर, एक जो है वो कैसे सुरक्षित होगा, जो बहुत शिक्षित नहीं है, बहुत संसाधन वाला व्यक्ति नहीं है, वो कैसे सुरक्षित होगा चुनाव आयोग से। अब असली मसला क्या है राजीव? चुनाव आयोग, राहुल गांधी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग एक जो वोटर में धांधलियां हो रही हैं, चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रही हैं, वो किसी सिस्टमैटिक ढंग से हो रही हैं। कोई कॉल सेंटर टाइप का लगा हुआ है, और वो कॉल सेंटर क्या है? अगर बिहार का या उत्तर प्रदेश का या बंगाल का ममता बनर्जी सक्षम है इस मामले में, अगर बूथ लेवल वाइज ऑडिट करा लें, बूथ लेवल वाइज मैं कह रहा हूँ राजीव जी, क्या होता है कि इन एजेंसीज जो पीछे लगी हुई हैं इसमें, उनके पास बूथ लेवल का डेटा है कि एक अमुक बूथ पे बीजेपी को अगर 300 वोट मिले और तृणमूल कांग्रेस को 280 वोट मिले, या मान लीजिए कि बीजेपी को 300 वोट मिले और तृणमूल कांग्रेस को 350 वोट मिले, उस बूथ पे तृणमूल कांग्रेस जो है वो 50 वोट से आगे रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस ऐसे बूथों की अगर आप शिनाख्त करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का जो मतदाता है उसके 70-80 नाम कट गए होंगे। बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, बूथ लेवल तक ये हो रहा है। अगर बूथ लेवल पे ऑडिट करा लिया जाए कि नाम किसके उड़ रहे हैं, तब सब एकदम दूध की दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये इस तरीके से नाम बूथ लेवल उड़ाए जा रहे हैं, और उनके पास डेटा है जो चुनाव आयोग को कोई गाइड कर रहा है। अभी अब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी आईटी सेल के ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा सिस्टम बीजेपी का हो गया है। तो जिस तरीके से आप देखिए ना कि जो कर्नाटक में अलंग में हुआ, जो बिहार में हुआ, जो दिल्ली में हुआ विधानसभा चुनाव के पहले, वो एक एजेंसी कोई लगी हुई है। वो एजेंसी, ममता बनर्जी जानती है उस एजेंसी के बारे में, वो कह भी चुकी हैं। उसके पास बूथ लेवल डेटा है और वो बूथ लेवल के हिसाब से हो रहा है। हमको एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है राजीव जी कि उत्तर प्रदेश से 2,90,000 लोग कट गए। वो 2,90,000 लोग कहाँ हैं, कौन है? तो जब इसके बूथ लेवल पे आप जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो सारे वो लोग हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के मतदाता हैं
या ट्रेडिशनली वो सामाजिक समूह है जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो या माइनॉरिटीज के लोग हो, उनके नाम कटेंगे। जी गुरदीप सिंह सप्पल भी दल वो है, माइनॉरिटीज के ही है, कांग्रेस के नेता के अलावा, तो उनका नाम कटना कोई बहुत संयोग नहीं है। वो उस लिस्ट में आते हैं जिस लिस्ट में उनका नाम कटना है। तो ये बूथ लेवल जो है फिगर जो है वो दी गई है। और जहां तक एनएचआरसी का सवाल है जो अभी आपने कहा, जो आपने पीछे के दरवाजे की बात की ना राजीव जी, वो पीछे का दरवाजा यही है बूथ लेवल पे। दूसरा जो एनएचआरसी का बात है, रेलवे केटरिंग का आरोप लगा है, लिख के रख लीजिए राजीव जी कि अगली जनसभा जब मोदी जी की होगी तो ये एनएचआरसी वाला जो मामला है केटरिंग का ममता बनर्जी के खिलाफ, इसको मोदी जी के भाषण का हिस्सा होगा। ये इस पे बोलेंगे मोदी जी, उनके लिए ही किया गया है। ये कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है उनके भाषण के लिए, बंगाल में वो क्या भाषण दें। लेकिन गंभीर मसला है और इसका पॉलिटिकल पार्टीज को बूथ लेवल पे जाके ऑडिट करना चाहिए कि इनके नाम कटे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल की बात हो रही है और बंगाल में बूथ लेवल पर किसके क्या नाम काटे गए हैं। एसआईआर क्यों गले की फांस बनता जा रहा है बीजेपी के लिए। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, इधर जीत लिए हम, कहेगी बीजेपी की बिहार जीत लिए इसी एसआईआर के बाद। एक प्रयोग चला है शकील जी, एक प्रयोग देखिए शकील जी, कि आप नोटबंदी कराते हैं, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश जीत जाते हैं, आप उसके बाद जीएसटी लेके आते हैं, आप कुछ और राज्य जीत के चले आते हैं और सबका उस सर्टिफिकेट देते हैं कि देखिए जनता ने हमारे इस डिसीजन का कितना वहाँ जोरदार स्वागत किया कि हमको दोबारा जिता कर ले आई जनता। और उसी ढंग से एसआईआर का भी स्वागत करवाने की कोशिश हुई बिहार में। बिहार चुनाव जीत करके आई बीजेपी। अब 15 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही, चाहे आप याद कीजिए नोटबंदी को लेकर आज की तारीख में लोग क्या कहते हैं, आप याद कीजिए जीएसटी को लेकर लोग क्या कहते हैं, आप याद कीजिए कि उसी कोरोना के दौरान जो भी यहां हालात हुए थे उसको लेकर क्या कहते हैं लोग, और कोरोना के बाद और बाकी जितनी सारी चीजें थी उसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ते हुए हम लोगों ने देखा। लेकिन साथ साथ जो चुनाव की धांधली है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता यहां पर दिखाई नहीं देती है, वो सब सामने आ जाता है, ये चीजें सामने आती हैं। ऐसे में ये 15 राज्यों के जो एसआईआर, 5 राज्य में चुनाव, क्या आपको लगता है कि यहां से बाजी पलट भी सकती है, खासकर उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम बंगाल, खासकर दूसरे राज्य जहां चुनाव, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो? जी राजीव जी, स्थितियां ऐसी ही हैं कि लोगों को कोई एक पॉइंट चाहिए, एक प्रस्थान बिंदु चाहिए जहां से वो खड़े हो सके। देखिए, कई घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं जिनको लेके बीजेपी में भारी हलचल है। मोदी जी की परेशानियां बढ़ रही हैं और जितनी उनकी परेशानियां बढ़ेंगी वो इसी तरह के काम करते रहेंगे, जैसा अभी बंगाल में किया कि 15 साल पहले ममता बनर्जी ने रेलवे मिनिस्ट्री में क्या किया था, अब उसकी जांच होगी। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, ये 60-70 साल पहले की, 15 साल पहले की, इस तरह की ये सारी चीज लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है और जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री का कोई ऐसा अपमान कर सकता है कि ये कहे कि वो हमें खुश करने के लिए काम करते हैं। राजीव जी, बहुत गंभीर मामला है ये। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस देश का प्रधानमंत्री जो है किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को खुश करने का काम करे या उसके उस तरह से आरोप लगे। उन्हीं सब की वजह से ये सारी देश के अंदर तेज होंगी कि लोग उन चीजों को भूल जाए, उनका ध्यान भटक जाए। आप देखिए कि ट्रंप जो है लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और ट्रंप जितना लगातार आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। पहली लिस्ट आई है ये, और इसके बाद और नाम कटने की यहाँ पे आशंका व्यक्त की जा रही है।
ये जो एसआईआर है ये उनके लिए एक जीत का औजार है, जीत का एक तरीका है। और इस एसआईआर को बंगाल में इस तरह न करा जाए, इसी के लिए ममता बनर्जी लड़ रही हैं। ममता बनर्जी की लड़ाई थोड़ी ज़्यादा मजबूत हो गई, इसलिए अब उनकी जांच जो है की जा रही है। देखिए, जो हम कह रहे थे, ये एक बात ऐसी है कि एक मुझे हैप्पी करना, मुझे खुश करना, ये बहुत ही गलत टर्म है। ये कहीं पे भी उपयोग नहीं किया जाता है। ऑफिस का जो छोटा सा कर्मचारी होगा उससे भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अपने बॉस को खुश करने के लिए काम कर रहा है। ये पति पत्नी भी एक दूसरे के लिए नहीं कह सकते कि मुझे खुश करने के लिए ऐसा करो, या वो मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है या कर रही है। प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी बात, बहुत ही शर्म की बात है ये। और उससे भी ज्यादा हम लोगों के लिए दुख की और आश्चर्य की बात यह है कि अब भी हमारे प्रधानमंत्री इस बात का प्रतिकार नहीं कर रहे कि मैं अपनी जनता को खुश करने के अलावा किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को खुश करूंगा। ये कैसी बात है? ये कोई कैसे कह सकता है मुझसे? देखिए, ये जो है एक ऐसा टर्म है, वही बात है कि बोलना नहीं चाहिए। ये जो मालिक को खुश करने वाली बात होती है ये और मालिक को खुश कौन तभी हुई स्थिति में होता है, वो अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करता है या कहा जाता है, बाकी सब अपना अपना काम करते हैं। तो इस तरह से जो ट्रंप कह रहे हैं वो सीधे भारत का अपमान कर रहे हैं, और भारत के अपमान के ऊपर अगर हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो ये बहुत ही शर्म की और दुख की बात है। और ये सब जो घरेलू हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं से जाके बदलेगा, ऐसा नहीं है। अभी जो इंदौर की घटना हुई है उस पे कैलाश विजयवर्गीय को चुप रहना पड़ा। अब कैलाश विजयवर्गीय नहीं बोल रहे हैं, और मध्य प्रदेश में एक बात कही जा रही है कि अब कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लोग बोलने लगे हैं, वहां का मीडिया बोलने लगा है। कभी कोई सोच सकता था? कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बोलने लगे हैं वो। तो ये एसआईआर हो या बंगाल में ममता बनर्जी के रेलवे के कार्यकाल की जांच हो या चुनाव में लगातार जीतने की बात हो, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो असली बात है वो देश का सम्मान है, वो देश के जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। और अगर मोदी जी उसको कायम नहीं रख पाए तो ये जनता कितने दिन तक चुप रहेगी, हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां हो रही हैं लगातार। जरा आना चाहता हूं जल्दी से अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? यहां अगर एसआईआर की बात, और इसकी चर्चा अभी आने वाले समय में और भी होगी क्योंकि इसको पूरे देश में करना है, और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो सुनवाई के दौरान जो दलीलें दे रहे थे राकेश द्विवेदी जी, कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक दलों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, चुनाव आयोग के रूप में हमारा कर्तव्य है कि कोई भी विदेशी वहां ना हो, ये देखना होगा कि ये शक्ति और योग्यता मौजूद हो, यानी कि हमारा काम है कि विदेशियों को, घुसपैठियों को बाहर करें। ये साफ साफ आज भी कहा गया है। और एनआरसी रजिस्टर में सभी लोग शामिल हैं, जबकि मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक शामिल हैं। ये पूरा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। केवल 326 अनुच्छेद 326 में ही नागरिकता का उल्लेख नहीं है, बल्कि पूरे संविधान में जब लोकतांत्रिक राज्य की बात कही गई है तो इसका मुख्य उद्देश्य नागरिक केंद्रित बात है। ये सब कुछ आज दलील में, एसआईआर की जो दलीलें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन दलीलों पर ये बातें कही गई हैं। यानी साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग दूसरे ढंग से, यहां सुप्रीम कोर्ट में भी अनिल सिन्हा जी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोल रहा है चुनाव आयोग कि हम ना किधर से पकड़ें या घुमा के पकड़ें, लेकिन हम नागरिकता जांच रहे हैं, और अगर भारत का नागरिक हो आप होंगे तभी आपको वोट देने का अधिकार है। और इसीलिए मेरा पहला कर्तव्य है कि हम ये जांचें कि आपके पास किस डॉक्यूमेंट्स, जो 12 डॉक्यूमेंट्स, 11 मुख्यतः, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, और अगर भारत के नागरिक हैं तो हम आपको वोटर आईडी कार्ड दे देंगे। क्या यही प्रक्रिया आगे चलेगी? एक बात और, अगर ये चलिए ये इस सवाल का जवाब आपसे नहीं बल्कि चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए, लेकिन अनिल जी, इसके राजनीतिक पहलुओं पे अगर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष आसानी से मान जाएगा? क्या विपक्ष जिस ढंग से आसानी से चुनाव लड़ लिया बिहार का, वैसे ही इन 5 राज्यों का चुनाव लड़के भी हाथ मलता रहेगा? क्या लगता है आपको?
इस बारे में सहमत नहीं हूं कि विपक्ष हाथ मलता नहीं रहेगा। ये जो अभी एसआईआर दोनों जगह जो उत्तर प्रदेश और बंगाल में चल रहा है, सीधे सीधे इतने लोगों को नाम डिलीट किया है, सारे सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जो दोनों हैं, टीएमसी है या समाजवादी पार्टी, जो डोमिनेंट ऑपोजिशन पार्टीज हैं दोनों जगह में, वो आपको क्या लग रहा है ये क्या भाषणबाजी से चलेगा? और ममता बनर्जी के भाषण से आप भले ही उत्साहित हो, आप सब लोग मुझको मालूम नहीं, लेकिन मैं तो बहुत निराश हूँ। वो बोल रही हैं कि कोर्ट में जो है वकील नहीं, मैं नागरिक के जगह जाऊंगा, वो तो सिर्फ मतदाताओं को बात ये कर रही हैं। ये फाइट जो वकालत की चल रही है उसको डिमीन कर रही हैं, उसको डिलेजिटिमाइज कर रही हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लॉयर की तरह नहीं जाएंगे, हम ग्रास रूट पर चल रहा है उसको जाएंगे। ये क्या बकवास है? अरे ये फाइट हर लेवल पर चल रहा है। कांग्रेस ने इस फाइट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, वो सिर्फ जो है एंटी कांग्रेस मुहिम में लगी हुई है। और वो मेरी राय में वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रही है। आप बताएं कि ये इस भाषण का क्या अर्थ है? मैं जाऊंगी नागरिक के रूप में, एक साधारण नागरिक के रूप में जाऊंगी और कोर्ट के सामने रखूंगी। अरे कोर्ट के सामने ऑलरेडी रख रहा है, शी शुड सपोर्ट इट। और ये पूरी फाइट की है लोगों ने, ये अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के कपिल सिब्बल, जो सारे लोगों ने वो सारे फाइट को डिलेजिटिमाइज कर रही हैं। और यूपी में क्या कर रहा है ये समाजवादी पार्टी? कोई स्ट्रीट पर उतरा क्या? मैंने एक चैनल पे सिर्फ चैलेंज किया था कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, तो लोग जो है कहने रहे कि ऐसे यह काम ये क्या कहते हैं, उन्होंने उन कैडर बेस्ड है और बिहार जैसी स्थिति नहीं है। अब देख लीजिए हालत। कोई ये पॉलिटिकल पार्टी जो है एक एक्सेप्ट कांग्रेस, मैं अब इस बारे में कोई ये नहीं करना चाहता कि कोई इस मामले को सीरियसली नहीं ले रही है। और एक नेशनल लेवल की जो फाइट, इतने करोड़ों मतदाता चले गए, और ये क्या यूपी और यूपी और बंगाल का मामला है? ये एक नेशनल इशू है और पूरे देश भर में इसके बारे में एजुकेशन होना चाहिए। ममता बनर्जी सिर्फ इस फिराक में है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो, ममता वर्सेस मोदी हो, और बस बाकी लोग ना आए। बहुत इनसिक्योर पॉलिटिशियन है, बहुत ही शॉर्ट साइटेड, और उनको कंडेम करना चाहिए जिस तरह से उनका मुकाबला चल रहा है। उनका स्टेटमेंट अब देखिए ना, उसको डिकोड करिए कि क्या है स्टेटमेंट। जो ऑर्गेनाइज्ड फाइट होनी चाहिए नेशनल लेवल पे इलेक्शन कमीशन में, उसको सैबोटेज कर रही है और उसको डिलेजिटिमाइज कर रही है। और जबकि उनके भी वकील रहे हैं वो एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या है? ये सिर्फ वन अपमैनशिप, अपने को प्रोजेक्ट करना है, अपना ब्रांडिंग करनी है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है जो और कांग्रेस के भी लोग को दोषी मानना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में कम से कम एक राहुल गांधी और बाकी लोगों ने इसको शुरू से, आप बताइए, आप जरा क्रोनोलॉजी लीजिए। कौन है? हरियाणा का इलेक्शन हुआ, ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस की वजह से हारे हम, उसने, और जबकि राहुल गांधी बोल रहे थे कि रिग कर लिया गया, हम नहीं मानेंगे, कांग्रेस बोल रही थी, उसने सपोर्ट नहीं किया इस मुहिम को। उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने कहा कि ये जो किया गया, महाराष्ट्र में भी ये स्टेटमेंट दिया टीएमसी ने। अब देख लीजिए। और ये क्या कहते हैं, अखिलेश तो थोड़ा बहुत बोले भी कि ये रिगिंग हुआ है, लेकिन ये तो नहीं बोली। ये सारे लोग जो है, इनसे आप कोई उम्मीद मत रखिए। और एसआईआर होगा, बिहार जैसा इलेक्शन होगा, अब बिहार से भी खराब होगा, क्योंकि अब उन्होंने अभी आपने इस पर गौर किया क्या? जो वहां एसआईआर अभी का जो फेज चल रहा है, उसमें उन्होंने बीएलओ को गायब कर दिया, वो ऊपर से ही उन्होंने डिलीट कर दिया नाम। ये तो आया ना। हाँ, बीएलओ लोगों ने कहा कि हमारा नाम हमने नहीं किया है, ये नाम ऑटोमेटिकली हो गया। ऑटोमेटिकली कैसे हो गया? ये राइट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन को कि बिना किसी का नाम सुनवाई के बगैर, अभी तक कानून नहीं बदला है, अभी तक ये कानून है एग्जिस्टेंस में कि एक भी आदमी का अगर नाम डिलीट आप करते हैं किसी भी वजह से, तो आपको उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी, उसको नोटिस देना पड़ेगा। सारा प्रोसेस ताक पर रख दिया। ममता बनर्जी, मैं जाऊंगी, अरे कौन है आप?
सारे लोगों आपके सामने बीएलओ ने आत्महत्या की, क्या किया टीएमसी ने? बीएलओ कौन है? गवर्नमेंट जो वहां की है, टीएमसी गवर्नमेंट, उसका पार्ट है, वो उसके कर्मचारी है। उसने वो गई क्या सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे कर्मचारियों को, स्टेट गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन से कंपनसेशन मांगना चाहिए था और वो न्याय मांगना चाहिए था, नहीं किया उसने कुछ। वो क्या कर रही है हमको मालूम नहीं है, और ये कहां कॉम्प्रोमाइज्ड है हमको पता नहीं है। और हमको अगर हम लोग अगर जो है एक लाइन बना करके रहे कि भाई ठीक है, जो अपोजिशन है इनके खिलाफ लड़ रही है तो उसको समर्थन करो, ये मैं अब इसके ये बिहार इलेक्शन के बाद मैंने अब ये लाइन एकदम छोड़ दी है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। यही तो अभी आप बताइए कि बिहार में अनिल सिन्हा जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं। हाँ, वो करना ही चाहिए कि ये कोई अर्थ ही नहीं है। अभी बिहार में ऐसे ही लोग चिल्ला रहा था, बिहार में भी आरजेडी जो वहां की डोमिनेंट पार्टी है उसने फाइट नहीं की, कांग्रेस ने उसको लाया सारा, कांग्रेस के पास ताकत नहीं थी। और ये इस मुहिम में, और बाद में आप देखिए इलेक्शन हो गए, आरजेडी ने कौन सा वहां तूफान खड़ा किया कि ये जो रिग्ड इलेक्शन है इसके खिलाफ में कौन सी मुहिम चलाई? कुछ नहीं, अंत में बैठ गए जाकर के विधानसभा में। इनके जरिए इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं बच सकती। बहुत बिग थ्रेट है, आपका बिग थ्रेट वहां से आ रहा है, ट्रंप आपको थ्रेट कर रहा है और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके ले गया, आपको बोल रहा है कि हमको कुछ करना। आप बोल रहा है ये तो इनको भी, कांग्रेस को भी मैं कहूंगा कि ये तो अभी तो नेशनल इमरजेंसी है कि वो एक आदमी, अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि चमचा है आपका प्राइम मिनिस्टर, वो ये क्या कहते हैं, ये पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि वो हमको खुश करना चाहता है, और वो मतलब चमचा है बोल रहा है, हिंदी में तो यही मानेंगे ना उसको। और वो चमचा बोल रहा है, इनको डिमांड करना चाहिए कि अभी तुरंत जो है ये करो, क्या कहते हैं, इसका संसद की बैठक बुलाओ और अमेरिका के ये ट्रंप के राष्ट्रपति के बयान के उस पर हमारा होना चाहिए, विपक्ष सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। ये इशू बहुत बड़ा इशू है, एक सॉवरेंटी को उसने सामने दिखा दिया वेनेजुएला की, और हमारी सॉवरेंटी को बोल रहा है वो साफ कि उसने रसिया से ऑयल खरीदना इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि हमको खुश करना चाहता है। वो ये नहीं बोला है कि अमेरिका, अगर वो बोलता कि अमेरिका से अच्छे संबंध करना चाहता है तो एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होता। वो बोल रहा है कि हमें भारतीय प्रधानमंत्री ट्रंप जो का चमचा है, और उसके बाद आप बैठे हुए हैं। अरे आप हर लेवल पे आप देख रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है, और उसके बाद ये ममता बनर्जी, मैं जाऊंगा, कौन है आप जाने वाले, काट तो लिया सामने में, बीएलओ तो आपके इतने मारे गए, आपने क्या कर लिया? ये सब, ये जो क्या कहते हैं, ये जो व्यक्तिवादी और जो इंडिविजुअलिस्टिक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको ये करिए, डिमोलिश करिए, क्योंकि अब इससे काम नहीं चलने वाला है। अब हम फंस गए हैं बुरी तरह, नेशनली इंटरनेशनली। आप बताइए कि गरीब जो है एक बांग्लादेश का प्लेयर, उसको आप बैन कर रहे हो, और तिजारत जारी है, तिजारत जारी रहेगा, वो अपना बिजनेस करता रहेगा, और उसका क्रिकेट के मैदान में जो है ये क्या कहते हैं, आप दिखाएंगे अपना रंगबाजी, जिसको आप कहते हैं रंगबाजी ही है, और क्या है, उससे क्या मतलब है? और एक जो वो क्या टेररिस्ट भेज रहा था, वो क्या पाकिस्तान है? कहा भी शशि थरूर ने, सब लोगों ने कहा कि भाई वो तो थोड़े पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही कहे, आप उसको दुश्मन बना रहे हो, आप पूरा देश को इस तरह है। और वो जो है क्या कहते हैं, सिर्फ जिसको कहता है इसको संबोधित करना, मतलब पॉपुलिज्म के आधार पर, पॉपुलिज्म से काम नहीं चलने वाला है, एक ठोस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जहां तक आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसके बारे में मैं लगातार आप ही के डिबेट में, सबके डिबेट में बोल चुका हूं कि कोई उससे उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो डिबेट अब आप बताइए कि फिर से आ गया ना कि नागरिकता पर, नागरिकता के बारे में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का क्या वो रिवाइज करना चाहता है अपना, ये नागरिकता पर आ चुका है कि ये काम नहीं है इसका। एक बार भी उसने कहा ये अभी की बेंच में कि भाई नागरिकता डिसाइड करना आपका काम नहीं, इस बारे में बात करना क्या हुआ है? और उसके बाद वही बार बार बिहार SIR तो हुआ, कौन सा निकला हुआ घुसपैठिया,
ये सब बाकी सारे सवाल उनको ध्यान में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ये सवाल क्या एक साधारण सा सवाल है कि घुसपैठिया की बात यहाँ क्यों कर रहे हो भाई? उसको अगर है, और किसने कहा कि घुसपैठिया को भारतीय जो नागरिक नहीं है? और ये घुसपैठिया क्या नारा लगा रहा है? जो हिंदू है उनके लिए तो आपने कानून बनाया कि भाई वो आ सकते हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, कहीं से भी आ सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसका मतलब सीधे सीधे आप एक कॉमनल ये कर उनको अल्पसंख्यकों के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। एज ए नेशन हम लोग फेल हो रहे हैं इस मामले में। तो इसके मामले में करे कोई जरा भी हमको नहीं दिख रहा है। एसआईआर के मामले में फेल होगी ममता बनर्जी और टीएमसी, इस बारे में मुझको कोई डाउट नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां बीजेपी की सरकार आने वाली है? अब ये हमने ये आंकड़े, ये सर्वे, ये आपके पास इसका इंस्ट्रूमेंट है, हमारे पास नहीं है। मैं तो जो देख रहा हूं आप बताएंगे तो हम मान लेंगे कि टीएमसी की सरकार आ रही है, लेकिन मैं उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूं? वो तो आप जांच कराइए, आप तो सर्वे कराते ही रहते हैं। लेकिन मैं एसआईआर के मामले में अभी इसको यहीं तक लिमिट रखता हूं। आपकी जो शिकायत और आपका जो विश्लेषण है, आपकी जो चिंता है, खासकर देश के लोकतंत्र को लेकर, ये लोकतंत्र ही मैं कहूँगा इसलिए, इस डेमोक्रेसी को लेकर ये बहुत वाजिब है, जायज़ है। इसलिए अनिल जी आपकी बातों से सहमत हूँ मैं, 100% सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ क्योंकि कई बार ममता बनर्जी जितनी फाइट करती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, नहीं दिखाई दी। और पहले दिन से आपने सही कहा, हरियाणा का चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट को, विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को स्वीकार नहीं किया था। याद कीजिए, जनरली विपक्ष स्वीकार करता है, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, स्वीकार करता है कि जनता का यह मैंडेट है, इसको सिर आंखों पे लेते हैं हम, सिर माथे पे। लेकिन नहीं लेते हुए उस समय भी कहा था कि ये हमें पच नहीं रहा है, राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने कहा था। और उसके बाद इसका प्रूफ भी दिए राहुल गांधी। लेकिन ममता बनर्जी का उस समय जो बयान था वो राहुल गांधी के खिलाफ था, नो डाउट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था। उनका कहना था कि, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट थी कि आम आदमी पार्टी के साथ आपने गठबंधन क्यों नहीं किया, ये बात भी चल रही थी और इसको लेकर भी। तो इसलिए आप यहां सही कह रहे हैं। और जो कुछ ममता, चूंकि वहां पर अगर देखिए अभी तक उन राज्यों में बीजेपी अपने हिसाब से काम करने, अपने हिसाब से रिजल्ट को मोल्ड करने में, मॉडिफाई करने में, रिजल्ट अपने नाम पर लाने में सक्षम रही है, खासकर जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार सो कॉल्ड है, यानी जहां जहां बीजेपी उन राज्यों में भी है, जिसमें हरियाणा भी है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, जिसमें बिहार भी है। ये सब वैसे राज्य हैं जहां पर इनकी सरकारें थीं पहले से, वहां रिपीट किया। अब पश्चिम बंगाल इनकी सरकार नहीं है, असम में इनकी सरकार है, चलो मान लिया असम में अभी तक इन्होंने जो कुछ किया था, और इसमें इनकी सरकार 8,000 रुपये महिलाओं को देने की बात हुई है अभी से, बिहू से पहले 8,000 रुपये। आप जानते हैं कि सबसे बड़ा त्यौहार होता है वहां का, असम का, 8,000 रुपये। यहां बिहार में आज ही खबर आई है, हमारे रिपोर्टर ने भेजी खबर कि 10,000 रुपये पोर्टल से गायब है। जो 10,000 का की जो स्कीम थी, उस पोर्टल ही गायब है। उस पोर्टल में अब वो कल्याणकारी योजनाओं में 10,000 की योजना नहीं है, खत्म। 8,000 रुपये का झुंझुना अब असम में चलेगा। और इसीलिए एक असम को छोड़ के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, इन 4 राज्यों में, अगर पुदुचेरी में इनकी सरकार मिलीजुली सरकार है, अगर इन 4 राज्यों में बीजेपी सरकार ले आती है तो आप समझ लीजिए कि फिर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो फेल हैं। अनिल सिन्हा जी के शब्दों के, बिल्कुल शब्दों के भाव को, इनके कहे हुए भाव को मैं दूसरे ढंग से रख रहा हूं कि अगर आप वहां के बीएलओ मर रहे हैं तो वो किनके कर्मचारी हैं, बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे थे आप। और वहां जो धांधली चल रही है उसमें क्या करना चाहिए, कितना बड़ा आंदोलन अब तक खड़ा हो सकता था, वो अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब, और अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मरो, मारो, कटो, जेल जाओ, जो करना है करो, लेकिन इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, आपको बाहर निकलना होगा। ये तमाम विपक्षी नेताओं के लिए कह रहा हूं।
लेकिन आना चाहता हूं मुकेश जी आपके पास। मुकेश जी, एक बात यहां बहुत गंभीर बात छेड़ दी है अनिल सिन्हा जी ने, लेकिन साथ साथ पैरेलली सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई आज हुई है। बहुत छोटी सुनवाई हुई, कल नहीं होगी, परसों होगी। फिर उत्तर प्रदेश के एसआईआर की लिस्ट आपने देख ली। हमारे ज्ञानेश बाबू से आप दो बार 2-4 हो चुके हैं, तो आपसे बेहतर और कौन जानेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एसआईआर ही, कई बार ऐसा एक गट फीलिंग हमारे देश के लोकतंत्र में अभी तक जो परिपाटी चली आई है, उस हिसाब से मुझे जो फील होता है कि यही इनके लिए, यही एसआईआर इनके लिए जी का जंजाल बनेगा। आपको लगता है क्या, या मैं कुछ ज्यादा समझ रहा हूं, सोच रहा हूं? विशफुल थिंकिंग। देखिए, जी का जंजाल बनना तो बहुत दूर की बात है, माफ कीजिएगा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप गलत सोच रहे हैं, लेकिन उतना दूर तक मैं नहीं देख पा रहा हूं जहां तक आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाँ जी का जंजाल बनेगा। लेकिन जी का जंजाल बनता कब है? देखिए, चोरी को हमें रंगे हाथों पकड़ना पड़ता है। चोरी के लिए हमें एविडेंस जुटाना पड़ता है। एविडेंस का एक कंपोनेंट राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए रिवील किया, लेकिन उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है, वहां पर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो लोग वोट चोरी की बात कहते थे, अनिल जी की बात को मैं दूसरे ढंग से आगे बढ़ा रहा हूं, वो ये है कि भाई आपको किसी को एक्सपोज करना पड़ेगा। बिहार में जितने वोट कटे, या अभी उत्तर प्रदेश में जो कटे, या बंगाल में जो कटे, आपको एक्सपोज कर। जैसे मान लीजिए कि आज एक गुरदीप सप्पल का मामला आया ना, वो मामला क्या बताता है कि साहब हमारे पूरे परिवार का नाम कट गया, हम पहले वोटर थे, वगैरह वगैरह। एक नॉन फिगर है, एक नॉन पॉलिटिशियन है। अब इसी तरह से आपको ऐसे लोगों को ढूंढ के सामने लाना पड़ेगा। फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि गुरदीप सप्पल ने ये बात जो कही है, क्या हमने अपना वो फॉर्म उन्होंने भरा, अगर आपने अपना रेजिडेंस चेंज कर लिया है तो आप चेंज वाली कैटेगरी में चले गए, तो वहां पर आप पुरानी जगह पर अगर नहीं मिलेंगे तो उस लिहाज से तो वो माना जाएगा कि साहब आप यहां नहीं हैं। यानी टेक्निकलिटी में अगर आप देखें तो ये अपोजिशन की वो पार्टियां जो एसआईआर की मुखालफत कर रही हैं, उनको एक्सपोज करना चाहिए था कि देखिए साहब, ये जो आप मान लीजिए, फर्ज कीजिए आज उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमारे सामने है कि 2,89,00,000 लोग जो है वहां नाम कट गया उनका। उसमें बताया गया कि साहब इतने लोग जो है शिफ्ट हुए हैं और इतने लोग जो है सो डेड हैं और इतने लोगों की जानकारी नहीं मिली। अब जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको खड़े तो होना पड़ेगा, जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने खड़ा किया था सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये वो लोग हैं जिनको डेड दिखाया जा रहा है। आपको इसी कार्रवाई को, इसी प्रक्रिया को बहुत व्यापक पैमाने पर करके दिखाना पड़ेगा कि साहब देखिए, ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी चीज है, इतने लोग हम सामने लेके आए हैं। आप याद करें और देखें कि किस तरीके से वहां पर अपोजिशन पार्टियों का क्लेम हल्का पड़ जाता है। आपको चुनाव आयोग को एक्सपोज करना पड़ेगा। अभी आप जो एक्सपोज कर रहे हैं वो बहुत छोटे पैमाने पे कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। तो एक तो कमी यहां दिखती है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है, मुझे भी, मैं बहुत बार आपके मंच पे भी कह चुका हूं, मुझे भी उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी जैसा फैसला देगा। वो उसी तरह की लीपापोती करेगा जैसा फैसला उसने उमर खालिद के मामले में दिया है। अलट पलट कुछ भी कह दो, उस तरह का ही फैसला होगा। वो अभी तक प्रक्रिया चली भी आ रही है। अभी तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। अभी तक आप मोडस ऑपरेंडी को डिसाइड नहीं कर पाए कि साहब ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, ये चुनाव आयोग ने अपने मन से नए कानून बना दिए हैं, अभी तक आप वो नहीं डिसाइड कर पाए हैं। और कुल मिलाकर के चुनाव आयोग जो कर रहा है वो क्या है, ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, क्या वही प्रक्रिया नहीं हो रही है? बगैर घोषित किए हुए क्या किया जा रहा है, कैसे असर्टेन किया जा रहा है? भाई पहले से आपने तय कर दिया कि साहब ये लोग जो हैं, इनके बारे में हम मानते हैं कि ये हमारे नागरिक हैं और ये लोग नहीं हैं। जो नहीं है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करें, वेरीफाई करें। 10 दिन लाइन में लगते हो तो 50 दिन लाइन में लगते हो तो आए लाइन में लगे और बताएं कि नहीं साहब ऐसे ऐसे हम इस देश के नागरिक, अच्छा हो चलो तुम्हारा नाम जोड़ देते हैं। यही है ना प्रक्रिया कुल मिलाकर के एसआईआर की। तो जब पूरा का पूरा कानून ब्लैटेंटली बदल दिया गया, डंके की चोट पर बदल दिया गया, किसी को कुछ दिख नहीं रहा, कोई दलील सुनने समझने को तैयार नहीं, खासतौर से हमारे देश के सर्वोच्च सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, ये समझने को तैयार नहीं, तो फिर क्या बचा है?
तो अब और कोई उम्मीद मैं बिल्कुल, मुझे मेरी जो भी पॉलिटिकल और लीगल समझ है, मेरे हिसाब से वहां से कुछ नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर निकलना होता तो भाई ये प्रक्रिया रोकी जाती, कहा जाता कि अच्छा ठीक है आप पहले बिहार कर लीजिए, फिर हमारे पास आइएगा, हम डिसाइड करेंगे, तब आप आगे के राज्य कीजिएगा। वैसा कुछ हुआ क्या? हमारे सामने कुछ भी नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, आप देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में डिले होता है तो उत्तर प्रदेश उस चीज को, वहां का जो है निर्वाचन अधिकारी इतना दमखम दिखाता है कि हम वक्त लेते हैं। उन्होंने वक्त अपना एक्सटेंड करवाया और उसका असर क्या हुआ कि पिछले एक्सटेंशन के बाद से और आज जो लिस्ट जारी हुई इसमें 8 लाख लोग उन्होंने खुद ही बढ़ाए हैं। यानी जैसे 2,57,00,000 की बात पहले आ रही, 97 लाख की पहले बात आ रही थी, आज जो है वो 289, 2,89,00,000 जो है वो तो वो जो 7 लाख का फर्क है, वो फर्क उन्होंने खुद ही अपने ही इंटरनल मैकेनिज्म या जो भी उनका मैकेनिज्म था उससे उन्होंने उसको फाइन ट्यून किया, साफ किया, जो भी कहें उसको ऐड किया ना। अगर मान लीजिए कि इन राज्यों को जगह कम पड़ रही थी, समय कम पड़ रहा था, तो क्या इनको वक्त बढ़ाने के लिए कोशिश तो नहीं करनी चाहिए थी? वहां जो अधिकारी बैठे हैं वो अधिकारी किसके हैं? तो इस तरह की बहुत सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकायदा बीजेपी ने जिस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को सबवर्ट और परवर्ट कर दिया है, क्या बचा उसके बाद? अब आप देखिए ना, भारत में हिंदू खतरे में है, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये जो संघी फॉर्मेशन है, हिंदू रक्षा दल, तो ये गाजियाबाद वाला था जो तलवारें बांट रहा था, है हिंदू रक्षा दल अगर बनना था तो भैया कहीं बांग्लादेश में बनाते, कहीं पाकिस्तान में बनाते, भारत में बना रहे हिंदू रक्षा दल। भारत में तो हिंदू रक्षा दल की कोई जरूरत नहीं है, यहां बने तो कोई दूसरे रक्षा दल बने, वरना कोई ना बने। लेकिन सवाल यह है कि ये इस तरीके से, अब शकील भाई ने जैसे विस्तार से बात बताई कि आपने इस देश को कहां पहुंचा दिया है। आप इस देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे हुक्मरान, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, क्या आपको वेनेजुएला पे कुछ बोलता हुआ दिखाई दिया? क्या ट्रंप की बातों में कुछ बोलता हुआ दिखाई दिया? क्या वो गांधीनगर में जो गंदा पानी बट रहा था उस पर दिखाई दिया? इंदौर में जो गंदा पानी बट रहा था उस पर दिखाई दिया? कोई एक संजीदा नेता, उनका कोई बड़ा नेता कोई एक संजीदा बात कहते हुए दिखाई दिया कि उन्हें, उनके लिए इन सब बातों की कोई अहमियत है, उनके लिए कोई पॉइंट ऑफ अटेंशन है? कहीं कुछ नहीं, कोई परवाह कहीं से दिख रही है? हमारे ये सबसे वाचाल प्रधानमंत्री हैं, ऑन एन एवरेज रोजाना 1-1.5 घंटे ये पब्लिक में भाषण देते हैं। इनके भाषण में कहीं कोई ऐसा आपको दर्द दिखा, कहीं कोई ऐसी चीज दिखी किसी भी मोर्चे पे? ट्रंप आपको कुछ भी कहते चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। आपके कई बार प्रशांत ने इलेबरेट किया इसी मंच पे कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि अच्छा ठीक है जी हम विश्व मंच पे जाएंगे नहीं जहां हमारे ट्रंप से मुलाकात हो सके, आमना सामना हो सके। यही तो इनकी स्ट्रेटजी है। तो ये सब कुछ हमारे सामने है। विदेश नीति की जो दशा दुर्दशा हमारे सामने है वो तो भयंकर शर्मनाक है। अब एक नई लॉबी खड़ी कर ली गई है प्रोफेसर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, कि जो ये बताएं कि नहीं साहब भारत का जो रवैया है, भारत के चुप रहने का जो रवैया है, ये कैसे सही है। अरे भाई यूक्रेन पे तुम स्टैंड नहीं ले पाते, वेनेजुएला पे तुम नहीं ले पाते, रूस से तेल लेना है कि नहीं लेना इस पे तुम नहीं ले पाते, ईरान में जो इन दिनों हो रहा है उस पर तुम किसी भी कंटेंशियस मुद्दे पे जिसपे कि एक बड़े डेमोक्रेसी को, एक बड़े देश को, एक तथाकथित विश्व गुरु अपने आप को समझने कहने जानने वाले व्यक्ति को एक स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो क्यों नहीं दिखता हमें? अच्छा चलो भाई ठीक है, कोई बात प्रधानमंत्री नहीं कह सकते तो हम नजर रखे हुए हैं। क्या निकल के आ रहा है विदेश मंत्रालय के बयान से? हम नजर रखे हुए हैं, हालात पर नजर रखे हुए हैं। ये भी ना बोलते तो क्या नजर नहीं रखते? तो ये जो तौर तरीका है, ये चीजें हमारे सामने है कि यहां पर जो काम जिम्मेदारी से करने वाले काम है उनका कहीं अता पता है? कुछ नहीं। पब्लिक से जुड़ी हुई बात का नहीं, हमारे जो जी में आएगा वो हम कर लेंगे। अब जिस एनआरसी की बात हुई थी, जिसको लेकर के आंदोलन हुआ, बताइए एसआईआर की प्रक्रिया में वो सारे के सारे काम किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? जो एनआईसी से एक्सपेक्टेड हो सकता था वही हो रहा है ना। तो ये खाली नाम है एसआईआर, अंदर तो पीछे एनआरसी है। और एनआरसी के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया है? अब जिन लोगों के आप नाम काट रहे हैं उनके बारे में आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये घुसपैठियां हैं। मजे की बात देखिए, आप कहिए ना कि डंके की चोट पे ये घुसपैठियां हैं, वो क्यों नहीं कह पा रहे हैं? कहीं किसी राज्य में नहीं कह पा रहे हैं। पहले तो खाली बिहार था, अब तो 12 राज्य और है गए इधर। तो ये जो प्रक्रिया है, जिस ढंग से इसे अपनाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है? दूसरी बात जो अनिल जी ने कही ममता बनर्जी के उस आचरण के बारे में, उनकी उस पॉलिटिकल पोस्चरिंग के बारे में,
उनकी बात, अनिल जी की बात में बहुत सब्सटेंस है, मैं भी सहमत हूं इनकी बात से कि भाई कोर्ट की लड़ाई कोर्ट के तरीके से लड़ी जाएगी। वहां जाएंगे आप क्या करने के लिए? आप वहां जाके ऐसा कौन सी बात कह देंगी सिवाय इसके कि आप एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट गई, जनता के, जिन जनता के लोगों के लिए आप चीफ मिनिस्टर जाने की बात कर रही हैं, उनके लिए तो आपको राज्य में पहले अपना, आपका इतना बड़ा पार्टी का स्ट्रक्चर है, उनके माध्यम से आपको उनकी बात जाहिर करनी चाहिए। कहां किए जाए? कहां उन्होंने जाहिर किया है कि साहब ये रहे 2 लाख 5 लाख लोग, देखिए साहब इनकी ये गलत जानकारी चुनाव आयोग ने हटा दी है। एक बात कह रहा हूं मैं, तब उससे यह स्थापित होता कि हाँ भाई आप अपने स्तर पर लड़ रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे विपक्ष की सभी पार्टियां। अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ये गलत कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, हमें भी लगता है ये गलत कर रहा है, ये सही ढंग से और सही काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसे एक्सपोज कौन करेगा? क्या ईडी कर सकता है? क्या सीबीआई कर सकती है? करना तो इसी पॉलिटिकल सिस्टम से होगा। इन्हीं लोगों को वो ताकत दिखानी पड़ेगी। कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, कब लाएंगे? जब जागेंगे तब सवेरा होगा, वरना तभी चुनाव आयोग का डमरू बज रहा है। जी जी जी, यही स्थिति हम देख रहे हैं। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा अमलेंदु जी, SIR आपका नाम आ गया SIR में? अमलेंदु जी। राजीव जी, नाम तो आ गया है मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश कुमार जी का कि मेरा नाम नहीं काटा उन्होंने, मेरा नाम आ गया है SIR की लिस्ट में। अब पता नहीं मुझको क्या समझ के मेरा नाम ले लिया है, वरना मेरा नाम तो काटना चाहिए था, लेकिन आ गया है नाम, तो इसके लिए ज्ञानेश कुमार जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि मेरा नाम लिस्ट में है। बताता मैं हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, घुसपैठिया नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने बहुत सारी सभाएं कर ली हैं। अब राजीव जी, ब्राह्मणों की सभाओं का तो मुझे पता नहीं, चूंकि कोई भी ब्राह्मण सभा वाला मुझसे मिलने आया नहीं, और बिना मेरे ब्राह्मण सभा कोई बंद कैसे जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। अगर कोई ब्राह्मण सभा बननी है तो बिना मुझसे पूछे कैसे बन जाएगी? कोई अगर विश्व हिंदू परिषद बननी है तो बिना मेरा राय लिए कैसे कोई विश्व हिंदू परिषद बन सकती है? ये सब गैर हिंदू हैं, गैर ब्राह्मण हैं, जिन्होंने भी ये सभाएं बनाई होंगी। बिना मुझसे पूछे हुए कोई ब्राह्मण सभा नहीं बन सकती, और बिना मुझसे पूछे हुए कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं बन सकता राजीव जी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्राह्मण हूँ, सबसे बड़ा हिंदू, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजीव जी। तो बहरहाल, अब मोदी जी को भी अगर खुद को हिंदू साबित करना है तो पहले मुझसे प्रमाण पत्र लें, उसके बाद बात करें। वो सारी दुनिया को बांटते रहते हैं प्रमाण पत्र, लेकिन मुझसे प्रमाण पत्र ले लें पहले। बहरहाल राजीव जी, आज बड़ी मजे की बात राजीव जी हुई, थोड़े समय के लिए राकेश द्विवेदी जी आए, और राजीव जी मुझे लगता है कि मोतीलाल नेहरू का नाम लेना तो कांग्रेस भी भूल चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग पंडित मोतीलाल नेहरू का नाम ले रहा था आज सुप्रीम कोर्ट में, और बता रहा था कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने और बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, जो अंग्रेजों का कम्युनल डिवीजन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब जाके चुनाव आयोग बना और ये चुनाव की पद्धति बनी। तो राजीव जी, अगर इसके बीच में चुनाव आयोग ये पंडित मोतीलाल नेहरू को याद कर रहा है, तो हमको इसकी तारीफ तो करनी चाहिए कि जिन पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस भी भूल चुकी है। मतलब मुझे ध्यान नहीं पड़ता कि पंडित मोतीलाल नेहरू के नाम को लेकर कांग्रेस भी कभी कुछ करती है, सिर्फ उनके जन्म दिवस और पुण्यतिथि के अलावा उनको चुनाव आयोग याद कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में याद कर रहा है, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं चुनाव आयोग साहब ज्ञानेश कुमार जी। लेकिन राजीव जी, कल जो ज्ञानेश कुमार जी ने चैलेंज दिया है बहुत जबरदस्त तरीके से, कल वो झारखंड में थे, और झारखंड में उनका एक जारी मतलब जो कहा उन्होंने कहा कि SIR पर ना मैं दबूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा। तो बताएं ज्ञानेश कुमार जी, मैंने दोपहर भी राजीव जी बात कही थी अपने ब्रेकिंग में कि ज्ञानेश कुमार जी बताएं कि उनको कौन डरा रहा है, कौन दबा रहा है, कौन झुकाने की कोशिश कर रहा है। हलफनामा देकर ज्ञानेश कुमार जी बताएं कि उनको कौन दबा रहा है, कौन झुका रहा है, कौन डरा रहा है, वरना राष्ट्र से माफी मांगे। तीसरा कोई विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी के पास। ये बताना पड़ेगा, जब आप कह रहे हैं कि आपको डरा रहा है, धमका रहा है और झुकाने की कोशिश कर रहा है, कौन है वो? राहुल गांधी ने नहीं डराया आपको, ना झुकाया ना दबाया, तो कौन है ये? मोदी जी हैं कि अमित शाह जी हैं? कौन है ये जो आपको दबा रहे हैं, झुका रहे हैं और डरा रहे हैं? ये उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन राजीव जी, SIR पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 8 तारीख को फिर इस पर बातचीत होगी, निश्चित तौर पर आगे बातचीत पड़ेगी। और अब देखना यह है राजीव जी कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी, क्या नया सुप्रीम कोर्ट है, चूंकि चुनाव तो नया चुनाव आयोग है, ज्ञानेश कुमार जी बता चुके हैं, तो क्या नया सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की जो लाल बाबू हुसैन मामले में
आदेश है 3 जजों की खंडपीठ का कि किसी भी व्यक्ति का नाम चुनाव आयोग नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता, और जिसका नाम काटा जाएगा उसको बिना सुने, बिना जमीन पर गए हुए उसकी तहकीकात किए आप उसका बिना पक्ष सुने हुए नाम नहीं काट सकते। तो ये 2,89,00,000 जो उत्तर प्रदेश में नाम काट दिए हैं, इनको कब नोटिस दिया गया, कहाँ इनकी सुनवाई हुई, कौन इनकी जमीन पर देखने के लिए गया, तो ये आप कैसे काट देंगे? तो क्या नया सुप्रीम कोर्ट अगर है तो क्या वो उस 3 जजों की खंडपीठ के फैसले को 2 जजों की खंडपीठ पलट देगी? ये भी राजीव जी से SIR पर जो बहस चल रही है उसका जब आएगा नतीजा तो ये देखने वाली बात होगी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब, मतलब क्या आदेश देगा, क्या नहीं देगा, क्यों इतना डिले हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले आते हैं, डिले होता ही रहता है। ईवीएम पर 2019 के चुनाव से पहले याचिका पड़ी हुई थी राजीव जी, और 2024 का आया लोकसभा चुनाव, बीच लोकसभा चुनाव तक जो थी उस पर बहस चलती रही, और अब वो कहाँ चला गया मामला पता ही नहीं चल रहा है। 3 तो उसके बाद तो CGI बदल चुके। जुलाई 2024 में उसमें सुनवाई होनी थी, आज तक तो वो लिस्ट हुई नहीं है। तो ऐसे ही 20-25 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। मुझे लगता है SIR का मुकदमा भी 20-25 साल चलेगा, तब तक नए सिरे से परिसीमन भी हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद फिर हो सकता है कि कोई नया फिर से सुप्रीम कोर्ट आए और वो कहे कि ये SIR प्रक्रिया गलत थी और इसके आधार पर बनी हुई सरकारें अवैध थी। लेकिन चूंकि सरकारें बन चुकी हैं, काम कर चुकी हैं, इसलिए उनको हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि चूंकि अवैध सरकार है और सरकार चल रही है तो इसलिए अवैध सरकार चलती रहेगी। तो इसी तरीके से राजीव जी इस फैसला आ सकता है कि SIR अवैध था, और चूंकि SIR हो चुका तो SIR के बल पे जो सरकारें बन गई इनकी लिस्ट पे, तो वो सरकारें चलती रहेंगी, चूंकि सरकारें चल रही हैं। तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा राजीव जी, ऐसा समझा जा सकता है। इस तरीके की बातें भी आ सकती हैं। लेकिन राजीव जी कुल मिलाकर मुझको लगता है कि सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां जो है काफी ज्यादा गंभीर हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर 2,89,00,000 नाम कटे हैं राजीव जी, तो ये नाम किसके कटे हैं ये भी तो पूछा जाना चाहिए। चूंकि योगी जी तो कह रहे हैं कि उनके लोगों के नाम कटे हैं, तो उनके लोगों के नाम किसने कटवा दिए? तो क्या दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों के नाम कटवा दिए? ये भी एक बड़ा सवाल है राजीव जी। तो क्या अंदर अंदर भी कुछ चल रहा है कि योगी जी को निपटाने के लिए यूपी में SIR कराया गया ताकि 27 में योगी जी निपट जाएं? अगर ऐसा चल रहा है तो ये भी बहुत खेल खतरनाक है। और अगर नहीं चल रहा है, जैसा कि ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सही चल रहा है और कोई दुर्भावना नहीं है, सब चुनाव के सामने सब है, और जैसा कि कानपुर में जब वो गए थे अपनी जाति के सम्मेलन में, हालांकि उत्तर प्रदेश में जाति के सम्मेलन पर रोक लगी हुई है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी गए थे अपनी जाति के सम्मेलन में अपना जाति का गौरव बढ़ाने के लिए, वहां उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा अपने जातीय सम्मेलन में कि चुनाव आयोग के लिए सब समकक्ष हैं, तो अगर सब समकक्ष हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में आपने अभी इनके दो वक्तव्य सुना डाले अमलेंदु जी। इन दोनों वक्तव्यों से पक्ष विपक्ष समकक्ष से तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए ज्ञानेश कुमार पेश करने वाले हैं, क्योंकि तुकबंदी में वो भी माहिर हैं और ये भी तुकबंदी करने लगे हैं। राजीव जी, मैंने दोपहर में यही कहा अपने ब्रेकिंग कार्यक्रम में। मैंने कहा कि ज्ञानेश कुमार जी को समझ में आ गया है कि जब चुनाव आयोग को ही कोई प्रधानमंत्री बनवाना है, वो चाहे नरेंद्र मोदी बने या कोई भी जी बने, तो ज्ञानेश कुमार खुद क्यों नहीं बन सकते हैं? तो तगड़ी चुनौती मोदी जी के लिए ज्ञानेश कुमार तैयार हो रहे हैं। मोदी जी को समझ लेना चाहिए, अगर इस चुनाव आयोग के भरोसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं तो नहीं रह पाएंगे। इस SIR में कोई और खेल तो नहीं चल रहा है कि मालूम पड़े कि ज्ञानेश कुमार जी वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाए। चुनाव आयोग किसी दिन एक जारी कर दे, चुनाव आयोग से एक अधिसूचना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद से हटाए जाते हैं, अब ज्ञानेश कुमार जी ही प्रधानमंत्री होंगे, और चुनाव आयोग को ये शक्तियां प्राप्त हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई दखल ना दे। ये हलफनामा भी आ सकता है राजीव जी। हलफनामा जब ये जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है SIR के मामले में, ये मत बोलिए, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा। उनको संसदीय दल का नहीं, उनको चुनाव सांसद इतना भी नहीं। अब हमारे जो नए बच्चे आजकल संविधान पढ़ रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो अब क्या सोचेंगे? अमलेंदु जी ने कह दिया तो सही कह दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये है कि चुनाव लड़ के आएंगे। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई गुंडे मवाली पहले हुआ करते थे जो नेता पाल के रखते थे, उनके लिए चंदा करते थे, उनके लिए बूथ लूटा करते थे। बाकी उनको लगा कि चलो भाई, अब जब सारा काम हम ही कर देते हैं, उनको नेताजी बनाते तो हम भी नेताजी बन जाएं। तो उन लोगों ने चुनाव के मैदान में कूदना शुरू किया, चुनाव लड़ना शुरू किया, और फिर सांसद विधायक बनना शुरू हुए, मंत्री बनना शुरू हुए। तो कई लोगों के जो आते हैं, आप देखते होंगे ADRO रिपोर्ट छापता है जिसमें किस विधायक के नाम से कितने केसेस हैं,
कितने उनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, लूटपाट के आरोप हैं, तो वो सब आप देखकर आपको समझ में आता होगा कि इनका जो पास्ट है वो कितना ब्राइट रहा था। तो वहाँ तक जा सकते हैं ज्ञानेश कुमार जी, लेकिन चुनाव लड़ना होगा, उनको चुनाव लड़ना होगा। हाँ, हथकंडे सारे उनके हाथ में है तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये मत बोलिए कि कल को बोलेंगे चलिए उससे हम अपने ही संविधान को थोड़ा उस पर कहीं न आशंका पैदा करते हैं। और नए बच्चे जो संविधान को पढ़ रहे हैं, हमारे देश के इस लोकतंत्र को समझ रहे हैं, राजनीति को समझने के लिए इस कार्यक्रम को करते हैं हम लोग, सुनते हैं तो वो क्या कहेंगे कि अमलेंदु जी ने जो कह दिया, वो पैनलिस्ट हैं भाई, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है, सही कहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप मजाक कर रहे थे, व्यंग्यात्मक लहजा था आपका। मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ, मैं परिकल्पना में जी रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता मत है। जी, मैं परिकल्पना कर रहा हूँ कि खतरा मोदी जी के लिए कितना ज्यादा है। मैं तो हाँ। उस खतरे में मैं तो मोदी जी की तरह लंबा लंबा सोचने लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मोदी जी भी तो बहुत दूर की सोचते हैं, तो मेरा भी विजन मोदी जी से थोड़ा लंबा हो गया ज्यादा। चलिए, आपका साथ दे रहे हैं हमारे एक साथी हैं संजय कुमार सिंह साहब, वो साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अमलेंदु जी जो कह रहे हैं वो हो सकता है, 6 महीने बाद सांसद बनना जरूरी होगा, वो सांसद बन जाएंगे, पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, तमाम सांसदों को, तो चलिए अब संजय कुमार सिंह साहब को शुक्रिया, उन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनने के लिए संसदीय दल का नेता चुना जाना ज़रूरी है पहले, उसके बाद आप प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद भले आप कह रहे हैं कि आप सांसद चुने जाइए 6 महीने बाद, वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले आपको तमाम 240 भाजपा के और बाकी जो हैं 293 टोटल है आपके पास, उनमें से मैक्सिमम से आपको संसदीय दल का नेता चुना जाना होगा। आप नरेंद्र मोदी नहीं हैं कि बिना एनडीए के नेता चुने हुए ही आप प्रधानमंत्री पद की घोषणा कर दें। चलिए खैर, बीजेपी के चुने नहीं गए और फिर फाइनली आपको याद होगा 2024 में क्या हुआ था। खैर बढ़े आगे, चलिए। अभी भी नहीं है बीजेपी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी जी। एनडीए के संसदीय दल के नेता बीजेपी के अभी भी नहीं है। बस चलते चलते राजीव जी, अनिल सिन्हा जी को आज बधाई का दिन है, क्योंकि अनिल सिन्हा जी का आज जन्मदिन है, तो हम तमाम पैनलिस्ट, अरे वाह वाह, अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसीलिए आज शायद आप जोरदार ढंग से अपनी बात रख रहे थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनिल जी, और मैं जान रहा हूं आप बार बार बाएं दाएं देख रहे हैं, तो इसका मतलब केक वेक काटने की व्यवस्था होगी और आपको बार बार बुलाया जा रहा है। जी, लेकिन बहुत शुभकामनाएं अनिल जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, हमारे साथी अनिल सिन्हा जी का आज जन्मदिन है और इनको ढेरों शुभकामनाएं, और ये 2026 आशानुरूप हो, ये जैसा सोच रहे हैं, लेकिन इनकी चिंता भी वाजिब है, जायज़ है कि विपक्ष एकजुट हो, मजबूत हो और मजबूती के साथ फाइट करे, तभी इस देश का लोकतंत्र जो दोनों पटरी है वो बराबर हो। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, कई बार अगर आपको वो हक नहीं मिलता है तो छीनना पड़ता है। यहाँ विपक्ष को छीनने के लिए मैदान में आना होगा, वही बात अनिल सिन्हा जी कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा एक और मैदान है प्रशांत जी, एक और मैदान, जंग का मैदान बीच बीच में उभर के आता है, वो मैदान है JNU। शुरुआत में मैंने बात की थी, रखी थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी खटकती है, ये खटकता है, ये शिक्षा संस्थान सबको, ये यूनिवर्सिटी खटकती है इसलिए क्योंकि वहाँ से सत्ता विरोधी बातें होती हैं। कई बार वहाँ से लोग अपने हक की आवाज़ कुछ और बुलंद तरीके से बोलते हैं जिसे सत्ता पक्ष स्वीकार नहीं करता है, और यहीं से निकले हुए ये दोनों छात्र नेता शर्जील इमाम और उमर खालिद, आज की तारीख में यही दोनों दिल्ली दंगे के मात्र 2 आरोपी जेल के अंदर हैं, जो अब साल भर, 1 साल कम से कम अपनी जमानत की याचिका नहीं लगा सकते हैं, माननीय दोनों जजों के हिसाब से, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस NV अंजारिया के हिसाब से। लेकिन कल यहाँ पर, कल रात को 5 तारीख कल थी, आप जानते हैं 5 जनवरी 2020, 5 जनवरी को जो घटना घटी थी उसकी याद में कल भी हर साल यहाँ उसकी बरसी मनाई जाती है, 2020 5 जनवरी। और उसके बाद JNU में कल नारे लगे। एक तो कल ही वर्डिक्ट आया था, उमर खालिद और शर्जील इमाम के पक्ष में नारे लगे, और उसके अलावा तथाकथित तौर पर, मैं सुना नहीं हूँ उस वीडियो को, लेकिन तथाकथित तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ ये नारे भी लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी। और इसके बाद से बवाल मचा हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं,
लेकिन 35 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध दिया गया है, जिसमें छात्र संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब हैं। इसको कैसे देखा जाए? जेएनयू की पॉलिटिक्स को बहुत नजदीक से आप देखते आए हैं प्रशांत जी, और पिछले 5-7 साल से जेएनयू सुर्खियों में रहा है। वहीं के उमर खालिद हैं, वहीं के शर्जिल इमाम हैं, और वहीं के डॉक्टर कन्हैया कुमार जैसे नेता भी हैं। कैबिनेट में भी 2 जेएनयू के हैं, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। जी जी जी, वो भी जेएनयू के हैं दोनों। और कितना भी आप कहें, मैं तो सरकार की जो संस्थाएं हैं उसके आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूं। सरकार कहती है कि भारत की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जेएनयू है, जो सरकार कहती है, जो सरकार की रैंकिंग आती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल, जेडीएस के विरोध पक्ष की जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी क्रिटिकल थिंकिंग की जगह है। मैं तो जेएनयू में तमाम समय जाता रहा हूँ, वहाँ पे कई प्रोग्राम्स में जाता रहा हूँ। कांग्रेस के भी खिलाफ रहे जेएनयू। इंदिरा गांधी के सामने सीताराम येचुरी ने इंदिरा गांधी का विरोध पत्र पढ़ा था जब वो जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के। तो जेएनयू कोई बीजेपी विरोधी अड्डा नहीं है। वो यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो कहाँ होगी? क्या क्रिटिकल थिंकिंग आरएसएस बीजेपी में होगी? तो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और कभी वहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रोग्राम में मैं अगर जाता हूँ राजीव जी, तो मुझे 1 घंटे के लेक्चर के लिए 4 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे शार्प सवाल पूछते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के बच्चे, कि आपको बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है। दूसरी बात जो शकील जी ने बात की है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। द हिंदू अखबार की जो डिप्लोमेटिक एडिटर हैं उन्होंने खुलासा किया है, जो ट्रंप को खुश करने की जो बात हो रही है, वो ट्रंप को खुश करने की बात कहाँ तक गई है कि याद कीजिए कि 10 मई को क्या हो रहा था। 10 मई की शाम को सीज फायर की घोषणा हुई थी। पहले ट्रंप ने की थी, फिर भारत सरकार के विदेश सचिव ने की थी। उसी 10 तारीख को द हिंदू ने खुलासा किया है कि 10 तारीख को सीज फायर के दिन व्हाइट हाउस के चीफ और यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव व्हाइट हाउस के अधिकारियों से मिलने की गुजारिश की थी इंडियन एम्बेसी ने। तो इंडियन एम्बेसी संपर्क करना चाह रही थी, और संपर्क हुआ भी लॉबिंग एजेंसीज के थ्रू। तो जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन इंडियन एम्बेसी भारत वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के अधिकारियों से क्यों मिलना चाहती थी? क्या था जो चल रहा था? ये बड़ा खुलासा हुआ है कि सीज फायर अगर ट्रंप ने कहता है, 60 बार कहा है, तो उसको अब तस्दीक कर रहे हैं कि भारत सरकार ने कभी इंडिया ने उसको माना नहीं, कहा कि ट्रंप जो है वो गलत बोलते हैं। लेकिन अब तो ये फैक्ट बता रहे हैं। तो बड़ा खुलासा हो गया हिंदू अखबार में कि 10 तारीख को ही आप संपर्क करना चाह रहे थे। क्यों संपर्क करना चाह रहे थे? दूसरी बात, जो वीडियो कल आपने दिखाया था ट्रंप का जी, उसमें ट्रंप के साथ जो खड़े हुए सीनेटर थे वो क्या कह रहे थे? इंडियन एम्बेसी ने उन्हें बताया है कि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। नहीं, एम्बेसी ने नहीं, इंडियन राजदूत ने, एम्बेसडर ने। और एम्बेसडर के घर पर 2 दिसंबर को मैं गया था एक कार्यक्रम में, और हमारे ये साथी थे, साथी का नाम भी बताया है, हम दोनों थे वहां। उन्होंने कहा, एम्बेसडर ने, भारतीय राजदूत ने कहा इनसे, लिंडसे से, कि हमने अब रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, आप प्लीज कहिए डोनाल्ड ट्रंप से कि टैरिफ कम कर दें। और आप देखिए कि ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत में आया, 2 दिन रहा,
और भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि हम फला 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 चीज में जो है वो कुछ कम कर देते हैं, आप ये थोड़ी सी राहत इसमें दे दीजिए, इंटरिम, जब फाइनल ट्रेड डील होगी उसके बीच में एक इंटरिम राहत दे दीजिए। उन्होंने इंटरिम राहत भी नहीं दी। उनका जब भी बात होगी कंपोजिट बात होगी, कॉम्प्रिहेंसिव बात होगी, आप डॉक्यूमेंट लाइए, कॉम्प्रिहेंसिव टैरिफ कम करने का प्रपोजल लाइए। अब वो मार्च, अप्रैल, मई, जून पता नहीं कब होगा, जब तक हमारी भारतीय इंडस्ट्री सफर करती रहेगी। लेकिन जो बड़ी बात है कि क्या भारत सरकार, क्या मोदी सरकार ट्रंप को रिपोर्ट कर रही है डे टू डे बेसिस पे? सीज फायर के दिन वो संपर्क क्यों करना चाह रहे थे? क्यों वो बता रहे हैं कि साहब हमने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, अब आप टैरिफ वो कम करो? ये कोई शर्त है? तो ये भारत की जो सॉवरेनिटी है उसके साथ कितना बड़ा ये कुठाराघात है और कितना बड़ा ये विश्वासघात है कि आप शपथ लेते हैं भारत के संविधान की और काम कर रहे हैं ट्रंप को खुश करने का। ये तो भारत का छोड़ दीजिए, भारत में तो बहुत बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री हुए हैं, दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। वो गिरफ्तार होकर चला गया मादुरो, लेकिन झुका तो नहीं। आप सोचिए कि कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने देश के इंटरेस्ट को, अपने देश की सॉवरेनिटी को, अपने देश की सार्वभौमिकता को कैसे सरेंडर कर सकता है? और वो ट्रंप खुलेआम कह भी रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप है जो सामने आ रहे हैं और इस पे मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि वो किसको खुश कर रहे थे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये लेकिन ज़रा जेएनयू फिर से आना चाहता हूँ। जेएनयू पे शकील जी बहुत नज़दीक से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को आप देखते रहे हैं और जो घटनाक्रम है और उसके बाद बार बार इस वक्त जेएनयू को लाने का क्या मतलब है? और बाहर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जैसे यूनिवर्सिटी जैसे एक काफ़ी अच्छे, जो कि रैंकिंग में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर ये यूनिवर्सिटी रहती है, और उस यूनिवर्सिटी को लगातार बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, इसके राजनीतिक मायने क्या यहाँ देखे जाए? पहले दूसरे नंबर पर रहने से कुछ नहीं होता। समस्या ये है कि जेएनयू गरीबों का विश्वविद्यालय है। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमने शायद पहले भी यहाँ बताया होगा, लिखा तो है कई बार, 2014 से मोदी जी के आने के बाद से जेएनयू इनके पहले निशाने पर था और हमसे इनके सत्ता पक्ष के एक बड़े आदमी ने उस वक्त, वो हमने लिखा भी है, कहा था कि जेएनयू की, ये शब्द थे उनके, हमें अच्छी तरह याद है, जेएनयू की केटल को हम हमेशा गर्म रखेंगे। हमने कहा ऐसी क्या बात है, आप क्यों जेएनयू को इतना टारगेट करते हैं? कहते जेएनयू में वो सब कुछ कवर हो जाता है जो हमारी राजनीति है। अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब, दलित, सारे लोग कवर होते हैं। ये उन्हीं का विश्वविद्यालय है। जेएनयू पे हमला करने का मतलब है कि हम उन सारी चीज़ों पे हमला कर देते हैं। वहाँ पे आपको मालूम है कि एडमिशन के विशेष प्रावधान हैं जिनके तहत पिछड़े इलाकों के लड़के लड़कियों को एडमिशन मिलता है, इसीलिए वो लोग वहाँ ज़्यादा हैं। वहाँ अगर बीए ऑनर्स में कोई एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए एज लिमिट नहीं है दूसरे विश्वविद्यालयों में। तो वहाँ पे जो लोग मेहनत करते हैं, कुछ काम करते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ पाते, वो भी एडमिशन ले लेते हैं। उन्हें किसी, जिसे कहते हैं दूरस्थ शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। तो जेएनयू जो बनाया गया था, इंदिरा गांधी ने जो बनाया था जेएनयू, बनाया ही इसीलिए गया था कि देश में शिक्षा का एक नया मॉडल बनाना जी। और इनकी शिक्षा का मॉडल क्या है? प्राइवेट, पैसा दो और पढ़ो। ये जो है इनकी तारीख, उसके लिए जेएनयू एक बहुत रहा है। इंदिरा गांधी एक बात कहती थी, बताया प्रशांत जी ने, कि सीताराम गए थे और इंदिरा गांधी के सही उन्होंने उनके खिलाफ
तो इंदिरा गांधी एक बात कहती थी, इंदिरा गांधी के पास बहुत सारे कांग्रेस के लोग जाते थे और कहते थे कि देखिए साहब, जेएनयू में हमारे खिलाफ नारे लगते हैं, हमारा विरोध होता है। उन्होंने कहा एक आध जगह ऐसी रहने दो, लगने दो, और अगर उनसे तुम लड़ सकते हो तो वहां जाके तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जैसे छात्र लड़ते हैं वहां लड़ो, संघर्ष करो, अपनी जगह बनाओ, लेकिन ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बात ना करो कि वो वहां पे मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं, तुम्हारे खिलाफ नारे लगाते हैं, तो उसके साथ हम कुछ करें। तो ये जेएनयू जो है ये तो हमेशा ही बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, या कहना चाहिए दक्षिणपंथियों के लिए, राइटिस्टों के लिए हमेशा एक चैलेंज बना रहेगा, क्योंकि वहां पे एक सोच का स्तर, विचार का स्तर, और खासतौर से जब वहां पे आप देखते हैं इस बार जो चुनाव हुआ, दलित भी जीते हैं, पिछड़े भी जीते हैं, अल्पसंख्यक भी जीते हैं, वहां पे जो छात्र छात्राएं हैं उनमें इनका भारी बहुमत है। और बहुमत इसलिए है कि कम फीस की वजह से, जब 2014 में इन्होंने शुरू किया था तो यही सवाल उठाया था कि यहाँ इतनी कम फीस क्यों है, कम फीस, मेस का कम खर्चा, उसमें छात्र छात्राएं पढ़ लेते हैं। तो ये जेएनयू तो रहेगा और इन्हें हमेशा चैलेंज करता रहेगा, उसके शिक्षा का स्तर भी दुनिया में बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन वो चूंकि गरीबों का विश्वविद्यालय है और गरीब इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए रहे। दूसरी एक बात हम ट्रंप साहब पे और कहना चाहेंगे, जो अमेरिका का संदर्भ है। देखिए, ट्रंप हमेशा, या कोई भी ताकतवर आदमी है, सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है, और बदकिस्मती से भारत मोदी जी की वजह से एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। भारत कभी सॉफ्ट टारगेट नहीं था, भारत ने हमेशा टफ फाइट दी है। और आज जब ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी मुझे खुश करना चाहता है, तो आज अगर बीजेपी या आरएसएस को भारत के आत्मसम्मान की चिंता है, उनका कोई राष्ट्रवाद है, तो उन्हें फौरन संसद का विशेष सत्र बुला के और वहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करवाना चाहिए कि ट्रंप ने भारत का अपमान किया है और हम इसका कड़े शब्दों में प्रतिकार करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसी को खुश करने के लिए नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी को खुश करना चाहता है तो उसके देश की जनता है जी। तो ये सारे इशू बहुत जरूरी है, लेकिन इसीलिए मोदी जी अभी यहाँ बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि वहां पे वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। 60 बार 70 बार कितनी बार कहा। अभी एक बात आपको और बता दें, छोटी सी बात है, 10 जनवरी से विश्व पुस्तक मेला शुरू होने वाला है। इस बार उसका थीम क्या रखा है? भारतीय सेना का शौर्य। अरे भारतीय सेना का शौर्य तो प्रथम विश्व युद्ध से पूरी दुनिया में मशहूर है। विक्टोरिया क्रॉस मिला था उनको, मिलने लगा था उस टाइम उनको, जो मिलता नहीं था उनको। पूरी दुनिया जानती है भारतीय सेना के। लेकिन समस्या ये है कि भारतीय सेना ने जब अपना शौर्य दिखाया पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद, तो ट्रंप के कहने से आपने सीजफायर कर दिया, और चीन कहता है कि मेरे कहने से किया। मतलब ट्रंप और चीन ने दोनों ने, और हमारे सेना का शौर्य का जो इतिहास था, जो पराक्रम था, जो हो रहा था, उसको आपने रोक दिया। उस विश्व पुस्तक मेले में इस बार जो है एंट्री फ्री कर दी गई, यही बता दें आपको, एंट्री फ्री कर दी। इसीलिए अब वहां पे वो ऑपरेशन सिंदूर का और ये और वो सब रखेंगे। अरे भारतीय सेना के शौर्य पे क्या बात कर रहे हो? इतिहास लिखा हुआ है, साहित्य में है, हिस्ट्री में है सब कुछ, लेकिन वो हर चीज अपने आप से जोड़ेंगे कि ये इसका भी क्रेडिट मुझको दे दो, जबकि सेना को इस बात का दुख होता होगा कि हमारे नेतृत्व की कमजोरी की वजह से, और ये कहा भी है जनरलों ने कि राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी की वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस पे जो है बात होना चाहिए, विपक्ष को भी करना चाहिए, और आरएसएस को और बीजेपी को अपने अंदर भी सोचना चाहिए। जी राजीव जी। जी जी अनिल जी, जेएनयू मसले